मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज, जैसा कि आप सब जानते हैं, सप्ताह का ये अंतिम दिन। इसके बाद अगले सप्ताह में बातचीत होगी। आज के लिए जो बातचीत है वो हिंदी विभाग में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास पे लगातार चर्चा कर रहे हैं इधर 2 दिनों से। आज छायावाद के दूसरे स्तंभ, जैसा कि आप जानते हैं कि कल की जो कक्षा हुई है उसमें छायावाद के पहले स्तंभ, प्रथम स्तंभ जयशंकर प्रसाद पे बातचीत हुई। आज द्वितीय, जिसको कहते हैं कि दूसरे नंबर के स्तंभ पर, जिसे हम निराला के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इन पर आज चर्चा होगी। छायावाद के 4 स्तंभों में आप देखते हैं कि पहले स्तंभ पर बातचीत हुई जिसमें जयशंकर प्रसाद थे, दूसरे स्तंभ पर बातचीत आज होगी जो निराला हैं, और फिर सोमवार को हम लोग बात करेंगे महादेवी वर्मा और फिर पंत पर। आइए आज निराला पर हम लोग बातचीत करते हैं। निराला को हम सब जो जानते हैं वो यहाँ से जानते हैं कि निराला का जन्म सन 1896 में ठीक यही उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश उन्नाव ज़िले में इनका जन्म होता है। बाद में ये अपने पिताजी के नौकरी के पर्पज से कहें पश्चिम बंगाल चले गए, जो आज का पश्चिम बंगाल है, कल का वो बंगाल था। वहाँ चले गए और वहीं पे उनका पालन पोषण, पढ़ना लिखना सब हुआ, जिससे कि वो बंगला चीज़ों को पकड़ में ले लिए। बंगाली चीज़ों को जब पकड़ में लिए तो बंगाली का साहित्य बहुत प्रबल था, बहुत मजबूत था। निराला को इसका प्रभाव पड़ा और निराला अपने साहित्य में आगे बढ़ गए। बाद में निराला उत्तर प्रदेश लौटे और फिर हिंदी में बड़ी पकड़ हो गई उनकी। इसके पश्चात आप देखेंगे कि निराला की कविता सरस्वती में आने लगी, सरस्वती पत्रिका में। जूही की कली को पहली बार जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने देखा तो कहा कि इतनी खराब कविता, हटाइए, श्रृंगार है, लोक मंगल की भावना नहीं है, इसमें तो केवल बातचीत है कि स्त्री क्या है और श्रृंगारिकता क्या है, तो ये कविता अच्छी नहीं मानी जाएगी। द्विवेदी ने इन कविताओं को छांट दिया, लेकिन निराला हार नहीं माने और फिर अंतोगत्वा जूही की कली नाम से उनकी कविता संग्रह 1916 में छायावाद के प्रारंभ की दृष्टि से मानी जाए तो पहली बार निराला प्रबल हुए। लेकिन आप जानते हैं कि निराला को द्वितीय स्तंभ इसीलिए माना गया क्योंकि ये जूही की कली में कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से छायावाद का प्रारंभ 1918 और जयशंकर प्रसाद से मान लिया। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि निराला एक ऐसे कवि उभर कर सामने आए जो कि अपने छंद के माध्यम से, अपने वो बंधन के माध्यम से चीज़ों को पकड़ में ले लिया। बाद में भले ही निराला कहने लगे कि खुल गए छंद के बंध, वो बाद की बात है, लेकिन शुरू में निराला की कविताएं जो कली, सरोज स्मृति, ऐसी अणिमना और बहुत सारी उनकी कविता संग्रह आ गई। चतुरी चमार जैसे लेख उनके आए, उनके लेख पंडित जी, बहुत अच्छे अच्छे लेख पर मतलब निराला सामने आए, जिसमें वो उनकी कहानी, उपन्यास, यहाँ तक कि कविता पर तो उनकी पकड़ थी ही थी। एक ऐसे रचनाकार छायावाद के निराला हुए जिनको कि छायावाद के बाद भी प्रगतिवाद में भी माना जाए तो अच्छे कवि के रूप में सामने आए। आप तोड़ती पत्थर को पढ़िए, आप किसान पढ़िए, तो आपको लगेगा कि प्रगतिवाद के कवि भी हैं, प्रगतिशील कवि हैं निराला, और छायावाद पर तो थे ही। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि निराला की बड़ी पकड़ थी छायावाद से लेकर प्रगतिवाद तक। बाद में निराला बहिष्कृत किए गए और इसका कारण कुछ यूँ रहा कि निराला कमज़ोर पड़ने लगे, कुछ कारणों से कमज़ोर पड़ने लगे। आप जानते हैं शरीर का भी अपना एक समय है, अवस्था ढलने लगी। निराला के शरीर में जख्मों के इतने पुलिंदे बन गए कि वो पीड़ा में बहुत रहने लगे। मात्र एक गमछा लपेटे हुए शरीर में और रहते थे। बहुत कष्ट में जीवन रहा अंतिम क्षणों में। निराला बहुत ईमानदार, बहुत नेक इंसान थे। किसी को जूता चाहिए तो वो अपना पहना हुआ जूता खोल के दे देते, कोट चाहिए दे देते, कंबल दे देते,
और बहुत फक्कड़ जीवन जीते थे। एक छोटा सा कमरा, उसमें एक छोटी सी तखत, उस तखत पे एक कथरी बिछी हुई है और बाकी जीवन ऐसे ही है। कोई मेहमान आ जाता तो उसके लिए पूड़ी पुआ का इंतज़ाम वो करते, चाहे उसके लिए उधार लेना पड़ जाए, लेकिन अपने लिए तो जीवन उनका बहुत ही खराब जीवन था। आप जानते हैं कि निराला के पास भी बहुत जयशंकर की तरह ही पीड़ा है। निराला भी दर्द से भरे हुए कवि हैं। बड़ी हुई, बिल्कुल उम्र में जवान हुई उनकी बेटी सरोज देहांत हो गई, और जब देहांत हुई तो निराला बहुत पीड़ा में थे और उन्होंने उसी पीड़ा में सरोज स्मृति लिख दिया। लोगों ने कहा कि अपनी पत्नी देहांत हुई पत्नी पर भी उन्होंने सरोज के माध्यम से कही है अपनी बातें, लेकिन खैर दर्द तो उभर कर सरोज स्मृति में, और आप सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जूही की कली आप पढ़ें ऐसे तो, लेकिन सरोज स्मृति आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि उसमें निराला पूरी तरह अपने आप को सामने रखते हैं। सरोज की सुंदरता, सरोज की अनुभव, सरोज का एक समाज में जीने का तरीका, वो सब सरोज स्मृति में है। निराला का पूरा दर्द उसमें उभरता है। सरोज स्मृति उनकी एक ऐसी रचना है जिस रचना से निराला पहचाने और जाने जाते हैं। ऐसे तो उनकी सारी रचनाएं बहुत अच्छी है, लेकिन सरोज स्मृति में निराला सामने दिखते हैं कि निराला है क्या। तो इतना दर्द, इतना कष्ट झेलने वाले निराला की पत्नी नहीं रही, एक बड़ी लड़की थी वो एकलौती, वो भी नहीं रही, और अंत में जीवन इतना खराब हो गया कि वो अंतिम समय में बनारस पहुँचे और उन्होंने जयशंकर से कहा कि मेरी ज़िंदगी बहुत ऊहा-पोह में है। मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी से उनका मिलन हुआ और वहीं उनका रहना सहना कुछ दिनों तक हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि जब शरीर साथ न दे तो सबका साथ छूटने लगता है, और वही हुआ कि अंतोगत्वा निराला को पुनः अपने गांव लौटना पड़ा। और 1961 में निराला अंतिम सांस लिए, और वो अंतिम सांस भले ही वहाँ शरीर त्याग कर छोड़ दिए या सांस वो अंतिम हो गया, लेकिन आज भी निराला की पंक्तियाँ, निराला के वो छंद के बंद खुल गए, छंद के बंद, जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने मुक्त छंदों में कविता करना प्रारंभ कर दिया, चीज़ों को शब्दों में केवल देखने का प्रारंभ। तोड़ती पत्थर उनकी पढ़ेंगे आप, प्रगतिवाद पर हम बातचीत करेंगे, आज छायावाद पे है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन तोड़ती पत्थर जब आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि सुंदरता के प्रतिमान बदल गए। बड़ी आँखें, घने बाल, गोरा चेहरा, ये चीज़ें बदल गई, और प्रगतिवाद में निराला बदलते हुए यहाँ आप श्रृंगार में देख रहे हैं जूही की कली में। जूही की कली में निराला लिख रहे हैं कि सुंदरता क्या है, श्रृंगार क्या है, लेकिन वहीं जब प्रगतिवाद में उनकी कविता आती है तोड़ती पत्थर या किसान, तो आप देखेंगे कि उन कविताओं में तोड़ती पत्थर में ललाट से टपके पसीने जब गाल पे आती है मजदूरन की, तो वही सौंदर्य निराला को दिखता है। इलाहाबाद के उस दोपहर में, जेठ की दोपहरी में पत्थर तोड़ती हुई महिला का जो दृश्य कविता में उभारते हैं, कविता में वो लाते हैं, वो निश्चित रूप से निराला के मनोभाव का एक दर्शन दिखता है, एक चरित्र सामने आता है कि सुंदरता के प्रतिमान जब आगे बदलते हैं प्रयोगवाद में जाकर, कि वो कहते हैं कि नहीं, ये कमल और गुलाब क्यों सुंदरता के प्रतीक हैं। सुंदरता के प्रतीक तो खेत में काम करते किसान हैं, मक्के के बाल हैं, उनके ऊपर में लगी हुई जो सुनहरी कलियां हैं, वो सुंदरता के प्रतीक हैं। ज्वार और बाजरा है। प्रतिमान बदलते गए, लेकिन इस प्रतिमान को बदलने वाले सबसे पहले कवि हैं निराला, जिन्होंने प्रगतिवाद में ही कहा कि नहीं, सुंदरता के प्रतिमान बड़ी आँखें, गोरा चेहरा, गोल चेहरा, घने बाल, ये इत्यादि 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 नहीं है, बल्कि सुंदरता के प्रतीक तो वो जेठ की दोपहरी में पत्थर तोड़ती हुई धूप में महिला, जिसके ललाट से टपके पसीने गालों पे आ रहे हैं, और यही सुंदरता है। निराला की ये सुंदरता निश्चित रूप से छायावाद को प्रगतिवाद तक ले जाकर, और एक सफल कवि ही नहीं बल्कि समय के साथ चलने वाले कवि के रूप में सामने लाने में सफल रहा। कहा जाता है कि निराला की कविताएं बड़ी निंदनीय रहीं शुरू में, क्योंकि लोग मानते नहीं थे। निराला की मौत के बाद जब उनका देहांत हो गया, तब लोगों ने माना कि निराला थे,
ऐसे तो छायावाद के द्वितीय स्तंभ होने के कारण भी निराला को बहुत मान्य आदर, और एक अच्छे इंसान भी थे निराला। आप जानते हैं कि निराला एक पहलवान भी थे, खाने और खिलाने के शौकीन थे, खाना बनाना उनका मतलब ख्वाहिश थी। आप देखेंगे कि फुटबॉल खेलना भी बहुत मार्मिकता से वो जानते थे। बच्चे खेल रहे हैं और वहाँ खेलने लगते थे। किसी ने कह दिया कि कविता कर रहे थे और किसी ने कहा कि आपकी आंखें बड़ी सुंदर है, उठाकर पटक दिया निराला ने उसको कि मेरी कविता देखो, मेरी आंखें नहीं, आंखें बड़ी है, सुंदर है, इससे क्या मतलब, सुंदर मेरी कविता है या नहीं है। तो निराला बड़े उतावले, बड़े उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे, क्रांतिकारी व्यक्ति। कहा जाता है कि छायावाद में क्रांतिकारी कवि हैं निराला, क्योंकि क्रांति उनकी कविता में झलकती है। उनकी कविता में एक उतावलापन है, उनकी कविता में एक आक्रामकता है, और कुछ कर गुजरने की जो लालसा है वो कविता में दिखती है। तो निराला को आप पढ़ें, और मैं तो कहूँगा कि निराला को पढ़ने के लिए रामविलास शर्मा की एक किताब है, वो निराला करके, उसको आप ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें। और साहित्य के 4 अध्याय, इसको आप ज़रूर देख लें। निराला को पूरी तरह समझने के लिए डॉक्टर नवल की किताब भी देख सकते हैं, आप उनको भी आप देख सकते हैं, वो बहुत अच्छा निराला पर काम है। कुल मिला के निराला पर हम संक्षिप्त में इतना कहेंगे कि निराला को जानने के लिए रामचंद्र शुक्ल की किताब से तो काम नहीं चलेगा। आप डॉक्टर नगेंद्र को थोड़ा पढ़ें, संपादित किताब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको पढ़ें, और फिर निराला को जानने के लिए रामविलास शर्मा को पढ़ें, और फिर निराला को आप जानें, समझें, और छायावाद के दूसरे स्तंभ पर आप पूरी तरह अपनी पकड़ बना लें। आज की बातचीत तो केवल संक्षिप्त है, बाकी किताबें पढ़ें, और जब भी कोई परेशानी आए तो कक्षा में हम उपस्थित हैं। आप आज तो नहीं, लेकिन बाद में आप कक्षा में आ सकते हैं। फ़ोन नंबर मेरा उपलब्ध है नेट पर, आप कभी भी हमको याद कर सकते हैं कहीं कोई परेशानी हो तो, और एक बड़े कवि को जानने समझने का मौका मिलेगा। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि निराला छायावाद के दूसरे स्तंभ के रूप में क्रांतिकारी कवि हैं, स्पष्ट करें या वर्णन करें। तो आप संपादित किताब डॉक्टर नगेंद्र को या रामविलास शर्मा के किताब को ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम सोमवार को पुनः मिलेंगे और फिर बातचीत करेंगे तृतीय स्तंभ, यानी कि महादेवी वर्मा, जिसको कहा जाता है कि आधुनिक मीरा हैं। तो आइए, आज के लिए हम निराला पर इतनी ही बात करके छोड़ते हैं, और एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि वह तोड़ती पत्थर आप ज़रूर निराला का पढ़ें, किसान ज़रूर निराला का पढ़ें, और सरोज स्मृति तो निराला ही उसमें सामने है। आप देखें, जानें, समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।